इंडिकेट करिकुलम एक्सप्लेनेशन सीरीज हमने स्टार्ट की थी और इसमें पहले फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री और अब तीसरे नंबर पर बायो का कोर्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एमडीकेट सिलेबस में ये 4th चैप्टर है और बुक वाइज ये 1st चैप्टर है। स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, कुछ ऑर्गेनेली स्पेसिफाइड है और उसके बाद क्रोमोसोम। तो चैप्टर आपने स्टार्ट करना है, जो फर्स्ट टेक्निक्स गिवन है ये आपने स्किप करनी है। इसके बाद 1.3 सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बेसिकली इसी से आप डिफरेंस करते हैं एनिमल्स और प्लांट सेल में, तो ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ने हैं। इसके बाद आ जाती है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की डिफिनेशन वगैरह है ये आपने पढ़नी है और उसके बाद जो स्पेसिफिक ऑर्गेनेली गिवन है, जैसे कि न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ऑर्गेनेली आपने सारी पढ़नी है। लेकिन इसके साथ जो एक्सक्लूडेड ऑर्गेनेलीज है उनको भी एक नजर आप साथ में देख लें। फिजिकल मॉलिक्यूल, यहाँ पे सिलेबस में ये चैप्टर तकरीबन पूरा गिवन है, जस्ट एक टॉपिक इसमें से गिवन नहीं है, डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल, छोटा सा एक टॉपिक है जिसमें हार्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट वगैरह है। अगर उस छोटे से टॉपिक के को आप स्किप करते हैं तो आप स्किप कर ले, बाकी चैप्टर आपने पूरा करना है, क्योंकि सिलेबस को अगर आप गौर से देख ले इसमें ये चैप्टर A to Z कंप्लीट आपने कवर करना है। जेनेटिक कोड्स, ये एक छोटा सा टॉपिक है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि ये कोड गिवन नहीं है, ये जेनेटिक कोड्स जो है ये टॉपिक हमने कवर नहीं करना। लेकिन अगर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का जो लास्ट एजम्पशन है ये देख ले, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने ये जेनेटिक कोड्स भी करने हैं। तो ये चैप्टर A to Z आपने कंप्लीट कवर करना है। अच्छा, नेक्स्ट है एंजाइम्स चैप्टर। तो एंजाइम चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है एंजाइम्स मतलब इंट्रोडक्शन, इसके बाद मोड ऑफ एंजाइम एक्शन मतलब लॉक एंड की मॉडल, जो दूसरा टॉपिक है आपने करना है। थर्ड है फैक्टर दैट इफेक्ट्स द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन एंड 5 है इनहिबिटर्स, मतलब ये है कि सिर्फ आपने एंजाइम नोमेनक्लेचर नहीं करना। अब कोफैक्टर डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन कोफैक्टर आपने करना है, ये इनहिबिशन के साथ भी रिलेटेड है और एंजाइम एक्शंस के साथ भी रिलेटेड है, और इसी तरह एक फैक्टर भी है जो एंजाइम की एक्टिविटीज को इफेक्ट करता है। तो कोफैक्टर आपने करना है, जस्ट एंजाइम नोमेनक्लेचर इस चैप्टर में आपने नहीं करना। चैप्टर वाइज आप याद रखें, ये चैप्टर्स में जो छोटे छोटे से टेबल गिवन होते हैं कि पॉइंट्स जो होते हैं, पॉइंट्स टू बाउंडर वगैरह, ये आपने हाईलाइट करने हैं, ये आपने लाजमी याद रखने हैं, इससे आपके हाफ एमसीक्यूज इंशाल्लाह निकल जाएंगे। और एंजाइम के पीएच का जो टेबल है जो हमारी बुक में है, इसमें से तो एक एमसीक्यू लाजमी आता है हर साल। बायो एनर्जेटिक्स, जिससे पहले सबको डर लगता था लेकिन अभी आसान हो गया क्योंकि मोस्ट टॉपिक्स यहाँ से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। बायो एनर्जेटिक्स में एक ही टॉपिक सिलेबस में इंक्लूडेड है, वो है रिस्पिरेशन। एसेल्युलर लाइफ सिलेबस में ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन बुक वाइज ये आपका 5th चैप्टर है। तो एसेल्युलर लाइफ में 2 टॉपिक्स गिवन है, वायरसेस एंड सेकंड टॉपिक है एड्स एंड एचआईवी इन्फेक्शन। इसमें आगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में गिवन है क्लासिफाई वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, नंबर, स्ट्रेन्स और डिजीजेस और होस्ट, और इसके साथ है आइडेंटिफाई सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। चैप्टर आपने स्टार्ट कर देना है इंट्रोडक्शन, इसके बाद स्टेटस ऑफ वायरस, डिस्कवरी ऑफ वायरस, एज सच नहीं है लेकिन छोटा सा टॉपिक है, आप कर ले। डिस्कवरी ऑफ वायरस से कभी कभी एमसीक्यूज आ जाते हैं। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, तो ये गिवन है, ये आपने करना है। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव वायरसेस, तो ये इसमें सिर्फ एचआईवी गिवन है, लेकिन सेफ जोन के लिए आप तीनों कर ले, बैक्टीरियोफेज भी कर ले, एचआईवी भी कर ले और फ्लू वायरस भी कर ले। इसके बाद पैरासाइटिक नेचर ऑफ वायरस, छोटा सा टॉपिक है, अगर आप कर सकते हैं कर ले, नहीं करते तो आप ना करें, लेकिन ये इम्यूनिटी चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए आप कर ले। अब लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल आपने नहीं करना सिलेबस के मुताबिक, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप ये कर ले क्योंकि मैंने खुद किया था। अब सेफ जोन के लिए अच्छा है आप इस छोटे से टॉपिक को कर ले। इसके बाद है एड्स एंड एचआईवी इन्फेक्शन 5.8, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक्स जो मैं आपको कहता हूं कि ये आपकी मर्जी है, आप करते हैं या नहीं करते, तो उस टॉपिक का आप इस तरह करें, एक दफा जब आप रिवीजन करें तो उसमें आप करें, जो जब सेकंड टाइम रिवीजन करें उसमें वो टॉपिक ना करें, और जो एक्सक्लूडेड है, जो बिल्कुल लिंक नहीं है दूसरे टॉपिक्स के साथ, तो फिर उसको उस पर अपना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। और जो मेन टॉपिक है जो सिलेबस में गिवन है, जिस पे आप 100% श्योर है कि ये सिलेबस का हिस्सा है, तो फिर उसको आपने बार बार करना है, अच्छे से करना है और प्रैक्टिस भी उसकी सबसे ज्यादा करनी है। तो एड्स एंड एचआईवी इन्फेक्शन जी मेन टॉपिक है, ये आपने स्टार्ट कर लेना है। इसके बाद सिम्टम्स, ऑपर्चुनिस्टिक इन्वेजन, ट्रीटमेंट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ एड्स, ये सारी आपने करनी है। अब 5.9 है सम अदर वायरल डिजीजेस, ये आपने नहीं करना क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड कर दी गई है कि वायरल डिजीज सिर्फ और सिर्फ आपने एड्स करनी है, तो आपने जस्ट वायरस करना है। वायरस में एचआईवी और एड्स के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के ऊपर फोकस करना है। हमारी बुक में बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन नहीं है, हो सके तो आप साथ में वो भी कवर कर ले, और इसके साथ बैक्टीरियोफेज एडिशनल कर ले,
और ये जो अदर वायरल डिजीज है एड्स के अलावा ये आपने नहीं करनी। चैप्टर नंबर 14 डाइजेशन और बुक में चैप्टर 11 है डाइजेशन। तो ये आपने शुरू से लेकर डिजीज से पहले तक आपने सारा कवर करना है। 11.7 है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड फूड हैबिट्स। तो डिजीज गिवन नहीं है सिलेबस में। अब सिलेबस में गिवन है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स एंड ग्लैंड्स। तो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर एंड ग्लैंड्स मतलब लिवर, पेंक्रियाज, ये आपने करने हैं। जस्ट डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम आपने नहीं करनी। मतलब पेज नंबर 297 11.7 टॉपिक डिसऑर्डर्स, और इससे आगे आपने नहीं करनी। जस्ट एक दफा फर्स्ट टाइम जब आप कवर करते हैं तो इसमें एक दफा आप इन डिजीज के ऊपर नजरसानी कर ले, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर्कुलेशन, तो सर्कुलेटरी सिस्टम आपने स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन के बाद ह्यूमन ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये मेन टॉपिक्स है, ये आपने करने हैं। कार्डियक साइकिल एंड फेजेस ऑफ हार्ट बीट, ये भी करने के बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, ये नहीं है, ईसीजी का टॉपिक एक्सक्लूडेड है। और इसके बाद ईसीजी रीडिंग, ये भी नहीं है। इसके बाद है 12.1.4 ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स आपने करने हैं, ये सिलेबस में गिवन है। इसके बाद है पाथ ऑफ ब्लड थ्रू पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, एंड इसके बाद एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, कंट्रोल ऑफ कैपिलरी बेड्स। ये तीनों टॉपिक्स मैं आपको प्रेफर करता हूँ ये आप कर ले, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ रिलेटेड है। अब इसके बाद बीपी ब्लड प्रेशर है, ये एक दफा जस्ट कर ले, आपको आइडिया हो जाए, दोबारा करने की फिर जरूरत नहीं है। और इसके बाद है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, तो डिसऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम भी आपने सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह पूरा करना है, और इसकी डिजीज को आपने जस्ट एक दफा पढ़ना है, बार बार रिवीजन के साथ इसकी फिर जरूरत नहीं है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके साथ जो डिजीज है उसको सिर्फ एक दफा आपने देखना है। फिर उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम कवर कर ले, बीच में वेसल्स का टॉपिक कर ले, और उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम में जस्ट एक दफा इसकी डिजीज को आपने देखना है, बार बार इसकी डिजीज को नहीं पढ़ना क्योंकि वो सिलेबस में गिवन नहीं है। इसके बाद आते हैं इम्यूनिटी चैप्टर के ऊपर। तो इम्यूनिटी चैप्टर में आपने पहले बेसिक जो इंट्रोडक्शन है ये कर लेनी है। इसके बाद है स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, डिफाइन एंड डिस्कस द फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। तो स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म आपको पता है वो थर्ड लाइन इम्यूनिटी है, लेकिन मैं इम्यूनिटी चैप्टर के लिए मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि मैं जब एक फर्स्ट टाइम पढ़ता था तो मैं इसमें फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन मतलब कंप्लीट चैप्टर पढ़ता था डिजीज के बगैर ले, और जब मैं सेकंड टाइम पढ़ता था तो मैं जस्ट थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मतलब जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो पढ़ता था। जब एमडीकेट करीब आया तो मैंने उसमें सिर्फ स्पेसिफाइड पर एमडीकेट का सिलेबस कवर किया 100%। मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि अभी तो आपके पास टाइम है, इसलिए फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ये आप साथ में कवर करें क्योंकि इससे आपका बेसिक कंसेप्ट बनेगा। और उसके बाद फिर जब एमडीकेट करीब आया तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस करें जो स्पेसिफाइड है एमडीकेट सिलेबस में। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी एंड हो जाएगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड ईयर बायोलॉजी।